Welcome to Reliable News Analysis. Today we are going to start next topic of the rise of nationalism in Europe. Today's topic is the French Revolution and the idea of the nation. अभी तक आप लोगों ने जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार का एजुकेशनल वीडियो हमेशा इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। करंट अफेयर्स, सोशल साइंस, सोशल स्टडीज इत्यादि का एनालिसिस हमेशा इस पर आपको मिलेगा। जहां तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन का सवाल है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने नेशन के आइडिया को प्रमोट किया। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट हाउ डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन प्रमोट द आइडिया ऑफ नेशन। तो देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन 1789 एंड बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस वाज अंडर एब्सोल्यूट मोनार्किज्म। बर्बन डायनेस्टी का शासन था फ्रांस के ऊपर। लुई 16th was the last ruler. लुई 16th के शासनकाल में फ्रांस में एक नेशन स्टेट नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। फ्रांस में सिर्फ डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप यानी राजपद की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत में बर्बन डायनेस्टी के डिफरेंट किंग्स बिलीव करते थे, चाहे लुई 13th हो, लुई 14th हो, लुई 15th हो, और ये लास्ट में थे लुई 16th। ये सभी राजा राजपद की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांतों में विश्वास करते थे, यानी डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप में अपने आप को भगवान का पुत्र समझते थे, भगवान का भेजा हुआ प्रतिनिधि अपने आप को समझते थे। और इस तरह से उनके लिए इन राजाओं के पास नेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये प्योर एब्सोल्यूट मोनार्किज्म था। लेकिन इन 1789 a big revolution took place in France that is called the French Revolution. As a result of the French Revolution, first of all absolute despotism came to an end, यानी मोनार्किज्म जो था, निरंकुश राजतंत्र, उसका अंत हो गया फ्रांस से। इसके अतिरिक्त ऐसे अनेक मेजर्स लिए गए जिसका परिणाम ये हुआ कि फ्रांस में कलेक्टिव बिलोंगिंग का फीलिंग यानी फ्रांस में फीलिंग ऑफ वननेस प्रमोट हो सका। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ऐसे अनेक मेजर्स लिए गए जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस में फीलिंग ऑफ वननेस यानी नेशनलिज्म का राइज हुआ और फ्रांस के लोग एक नेशन स्टेट के रूप में कालांतर में संगठित हो सके। वी हैव टू अंडरस्टैंड टुडे व्हाट वर द इफेक्ट्स, what were the ramifications of the French Revolution that led to the emergence of the nation state in France। तो फ्रांस में एक नेशन स्टेट फ्रांस के इमर्ज करने के पीछे कौन कौन सी परिस्थितियां थी, कौन कौन से कारण थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड थे। तो सबसे पहला तो हम लोग चर्चा किए कि एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म का एंड हो गया। बर्बन डायनेस्टी की जो निरंकुश राज सत्ता थी उसको 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के माध्यम से लोगों ने उखाड़ फेंका। इसके बाद फ्रांस की शासन सत्ता ग्रुप ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स के हाथों में आ गई। फ्रांस के सॉवरेनिटी का ट्रांसफर हो गया। बर्बन डायनेस्टी के रूलर लुई 16th के हाथों से फ्रांस का सॉवरेनिटी किसके हाथों में आ गया? तो ग्रुप ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स के हाथों में आ गया। और इस तरह से जब एक ग्रुप ऑफ सिटीजन्स के हाथों में सॉवरेनिटी आ गई तो इसका मतलब हुआ कि अब फ्रांस की जनता सर्वसर्वा हो गई, ऑल इन ऑल अब फ्रांस की जनता हो गई। नेक्स्ट वी हैव टू रीड सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट यह था कि ऐसे अनेक मेजर्स लिए गए, ऐसे अनेक उपाय किए गए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जिससे कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी का डेवलपमेंट हुआ फ्रांस में।
तो फ्रांस के लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी, पहले फ्रांस में ये कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं था. फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स. फर्स्ट स्टेट वाज कंप्राइज ऑफ क्लर्जीमैन. क्लर्जीमैन फर्स्ट स्टेट में आते थे. सेकंड स्टेट वाज कंप्राइज ऑफ नॉबल्स, और थर्ड स्टेट में कॉमन पीपल आते थे. फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट ये दोनों प्रिविलेज थे. ये दोनों को अनेक प्रकार के विशेष अधिकार प्राप्त थे. ये नाना प्रकार की फैसिलिटी वो करते थे. जो क्लर्जी मैन थे वो कॉमन पीपल के ऊपर कई प्रकार के रिलीजियस टैक्स इंपोज करते थे. सरकार को किसी प्रकार का टैक्स इनको नहीं देना पड़ता था. दूसरी तरफ जो नॉबल्स थे, सभी सेना के ऊंचे ऊंचे पद, सभी प्रशासन के ऊंचे ऊंचे पद नॉबल्स के लिए रिजर्व रखे जाते थे. देश की अधिकांश जमीन नॉबल्स के कब्जे में थी. वो किसानों का शोषण करते थे. जो दिन रात कठिन परिश्रम करते थे वो थे किसान, कॉमन पीपल. तो कॉमन पीपल की दुर्दशा फ्रांस में थी रिवॉल्यूशन से पूर्व. वो दिन रात कठिन परिश्रम करने के बाद भी मतलब भूखे और नंगे रहते थे. यानी द फ्रेंच फार्मर्स एंड लेबरर्स हैड टू वर्क वेरी हार्ड फ्रॉम dawn to dusk. In spite of it, they were half fed and half clad. यानी भूखे और नंगे रहने की स्थिति थी फ्रांस के कॉमन पीपल के पास. तो कहने का मतलब है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले एक कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी. क्लर्जीमैन अपने को क्लर्जीमैन समझते थे, प्रिविलेज थे. नॉबल अपने आप को नॉबल समझते थे, वो प्रिविलेज थे. कॉमन पीपल को ऐसा लगता था कि हम इसी दुर्दशा के लिए पैदा लिए हैं. कॉमन पीपल को ऐसा महसूस होता था कि करे कमाई लंगोटी वाला और खाए पगड़ी वाला, यही उनका किस्मत है, इसी के लिए वो पैदा लिए हैं, इसमें और कोई चेंज नहीं हो सकता है. लेकिन ये सब स्थिति को समाप्त कर दिया गया. सभी प्रकार के जो प्रिविलेजेस थे नॉबल्स के और क्लर्जीमैन के, वो समाप्त कर दिए गए. अब सभी लोगों के अधिकार समान हो गए, इक्वल राइट्स हो गए. और इससे क्या हुआ कि लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी का, कलेक्टिव बिलोंगिंग का आपको राइज हुआ फ्रांस के लोगों में. नेक्स्ट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का अनदर रेमिफिकेशन, जिसके चलते फ्रांस में एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट और नेशनलिज्म का राइज हुआ, उसके अंतर्गत है लॉ पैट्री. लॉ पैट्री का मतलब हुआ फ्रांस वाज डिक्लेयर्ड फादरलैंड. फ्रांस को फादरलैंड घोषित किया गया. यानी अब फ्रांस ऐसा नहीं था कि सिर्फ नॉबल्स का या क्लर्जीमैन का था. अब फ्रांस जो था वो सभी लोगों का पैटर्नल प्रॉपर्टी था. फादरलैंड यानी पैटर्नल प्रॉपर्टी. यानी पूरा फ्रांस जो है, फ्रांस के रहने वाले सभी लोगों, सभी सिटीजन्स का पैटर्नल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया. नेक्स्ट, जो मेजर्स लिए गए कलेक्टिव आइडेंटिटी को डेवलपमेंट करने के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, उसके अंतर्गत है ले सिटोयन. ले सिटोयन के कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ, ले सिटोयन के कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि फ्रांस के रहने वाले सभी लोगों को फ्रांस का सिटीजन घोषित किया गया. यानी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नोबल हो या क्लर्जीमैन हो या किसान हो, मजदूर हो, सबों को फ्रांस का सिटीजन घोषित कर दिया गया. और फ्रांस का सिटीजन सभी है तो सभी को इक्वल राइट्स है, सभी के पास इक्वल राइट्स है, ऐसा डिक्लेयर किया गया ले सिटोयन के माध्यम से. यानी कोई भी व्यक्ति सिटीजनशिप के राइट से वंचित नहीं था. नेक्स्ट, another development which took place after the French Revolution was French flag was changed. रॉयल स्टैंडर्ड जो फ्रांस का नेशनल फ्लैग था बर्बन डायनेस्टी के शासनकाल में, लुइस 16 के शासन तक, उस रॉयल स्टैंडर्ड को अब चेंज कर दिया गया और इसके जगह पर ट्राई कलर, जो रिवॉल्यूशनरी का फ्लैग था, ट्राई कलर को चूज किया गया. और इससे रिवॉल्यूशन के सेंटिमेंट को बढ़ावा मिला. इससे मोनार्किज्म के एंड का फीलिंग डेवलप हुआ, यानी नेशनलिज्म इससे भी प्रमोटेड हुआ. नेक्स्ट रेमिफिकेशन विच टुक प्लेस
ड्यू टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज स्टेट्स जनरल वाज रीनेम्ड। तो फ्रांस में जब तक लुई 16 का शासनकाल था तब तक स्टेट्स जनरल नामक एक पार्लियामेंट टाइप के बॉडी का एग्जिस्टेंस था। स्टेट्स जनरल जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, स्टेट्स यानी जागीरदारों का एक चैम्बर। तो इसमें सभी फ्यूडल लॉर्ड्स, क्लर्जीमैन इत्यादि मेंबर हुआ करते थे जो हेरिडिटरी थे, यानी उनका कोई इलेक्शन नहीं होता था, हेरिडिटरी थे, और कॉमन पीपल थे। स्टेट जनरल के 3 चैम्बर्स थे। फर्स्ट चैम्बर क्लर्जीमैन का था, सेकंड चैम्बर नोबल्स का, और थर्ड चैम्बर कॉमन पीपल का। स्टेट जनरल में मीटिंग ही नहीं होती थी। 174 इयर्स के बाद स्टेट जनरल की बैठक 1789 में हुई थी। उसके बाद फ्रांस में रिवॉल्यूशन की घटनाएं होने लगी थी। तो स्टेट जनरल नाम मात्र के लिए था और वो किसी भी प्रकार से पार्लियामेंट टाइप का कोई काम नहीं कर रहा था। और जब बैठक भी बुलाया जाता था कभी भी, तो उसका रूल था 1 हाउस 1 वोट, यानी क्लर्जीमैन का जो फर्स्ट स्टेट था वो 1 वोट देगा, नॉबल्स का जो सेकंड स्टेट था वो 1 वोट देगा, और कॉमन पीपल भी 1 वोट देंगे। और निर्णायक वोट, डिसाइसिव वोट देने का अधिकार किसको था? राजा को। तो नॉबल्स और क्लर्जीमैन हमेशा जीत जाते थे स्टेट जनरल की वोटिंग में, क्योंकि वो 2 वोट हो जाता था और ये कॉमन पीपल का 1 वोट होता था। इसके अतिरिक्त अगर कभी भी नॉबल्स और क्लर्जीमैन को किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता तो किंग के पास भी डिसाइसिव वोट देने का पावर था। यानी स्टेट्स जनरल एक प्रकार का इनइफेक्टिव इंस्टीट्यूशन था। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद अब उसको चेंज करके बना दिया गया नेशनल असेंबली। अब ये नेशनल असेंबली हेरिडिटरी नहीं रहा, वंशानुगत नहीं रहा, अब ये इलेक्टेड हो गया बाय कॉमन पीपल। अब आम लोग इसके मेंबर्स को, नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुन करके भेजते थे। तो इस तरह से नेशनल असेंबली वास्तविक अर्थों में एक पीपल रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बन गया। नेक्स्ट वी हैव टू रीड न्यू हिम्स वर कंपोज्ड। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो कलेक्टिव आइडेंटिटी का डेवलपमेंट हुआ उसके अंतर्गत एक प्रमुख अंतर था कि न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, यानी फ्रांस का नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथेम इत्यादि को चेंज कर दिया गया। अब रिवॉल्यूशनरीज का जो हिम्स था उसको एडॉप्ट कर लिया गया। इसके अतिरिक्त ओथ्स वर टेकन एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड। तो अब फ्रांस के रिवॉल्यूशन के बाद लोगों ने जो फ्रांस की शासन सत्ता अब ग्रुप ऑफ सिटीजन्स ने संभाली, तो उसने फ्रांस की शपथ ली, फ्रांस के हर एक नागरिकों की रक्षा, उसके हितों की पूर्ति की शपथ ली। और पहले जो शपथ ली जाती थी उसमें मुख्य रूप से राजा रानी की का गुणगान किया जाता था। तो अब नई शपथ ली गई, फ्रांस के लोगों के लिए फ्रांस नेशन की शपथ अब ली गई। इसके अतिरिक्त मार्टर्स कमेमोरेटेड, यानी जो लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के प्रोसेस में शहीद हो गए, जो मारे गए, उनको याद किया गया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। Another ramification of the French Revolution was another effect which created a sense of collective belonging after the French Revolution was centralized administrative system introduced. फ्रांस में पहले एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज नहीं थी। फ्रांस में कहीं कोई कानून, कहीं कोई कानून, कहीं किसी प्रकार की शासन व्यवस्था, कहीं किसी पर कि एक ही क्राइम के लिए किसी को कठोर दंड दिया जाता था, एक ही क्राइम के लिए किसी को माफ कर दिया जाता था। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद अब सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी पूरे फ्रांस के ऊपर एक फ्रांस की राजधानी पेरिस से अब शासन किया जाने लगा। एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया, और एक कॉन्स्टिट्यूशन से, यूनिफॉर्म लॉ से अब पूरे फ्रांस के ऊपर शासन का संचालन किया जाने लगा। पहले था कि नॉबल्स के लिए अलग कानून थे, क्लर्जीमैन के लिए अलग कानून थे, कॉमन पीपल के लिए अलग कानून थे, यानी
पहले जस्टिस यानी न्याय प्राप्त करना फ्रांस में कहा जाता था कि पत्थर पर दूब उगाने के समान था। दूब एक घास का नाम है, पत्थर पर दूब नहीं उगता है। तो जितना पत्थर पर दूब उगाना कठिन था, उतना ही फ्रांस में जस्टिस प्राप्त करना डिफिकल्ट था। लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है यूनिफॉर्म लॉज वर इंट्रोड्यूस्ड, a new code of law yani constitution was introduced, according to which whole France began to be administered from its capital पेरिस। पेरिस से पूरे फ्रांस के ऊपर शासन का संचालन किया जाने लगा। नेक्स्ट है इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एबोलिश्ड। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का अनदर रेमिफिकेशन था, अनदर इफेक्ट था कि इंटरनल कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया। आपको याद होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले इंटरनल कस्टम ड्यूटी था। हर एक एरिया का अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड होता था, उसका अलग करेंसी होता था, उसका अलग वेट्स एंड मेजर्स था, यानी व्यापार करना लगभग डिफिकल्ट था। हर एक जगह कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था। एक ही शहर के अंदर एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाने पर फिर से माप तौल, दूसरा की दूसरे जगह गए तो फिर कस्टम ड्यूटी, यानी इसको इंटरनल कस्टम ड्यूटी कहा जाता था। अभी कस्टम ड्यूटी लगता है एक देश से माल जो दूसरे देश में जाता है तो बॉर्डर पर जो टैक्स लगता है उसको भी कहा जाता है कस्टम ड्यूटी। लेकिन उस समय क्या था, फ्रांस में या यूरोप के अन्य भागों में भी यह स्थिति थी कि इंटरनल कस्टम ड्यूटी लगता था, यानी एक मोहल्ले से एक एरिया से दूसरे जगह गए तो वहां का अलग कोई फ्यूडल लॉर्ड है, वो शासन कर रहा है, उसका अलग करेंसी है, उसका अलग पुलिस है, उसका अलग जुडिशियरी रहता था और उसका अलग वेट्स एंड मेजर्स यानी नाप तोल का अलग उसका मेजर्स था। और नतीजा होता था कि व्यापार का कार्य काफी डिफिकल्ट था, काफी टाइम टेकिंग था, क्योंकि एक एरिया से आप दूसरे एरिया में गए तो वहां एक तो कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, फिर उसके बाद जितना भी सामान है सबका माप तोल शुरू हो जाएगा। तो व्यापार जो है काफी डिफिकल्ट था। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद एक बिग स्टेप लिया गया और वो ये था कि वेट्स एंड मेजर्स स्टैंडर्डाइज्ड, यानी फ्रांस में वेट्स एंड मेजर का एक स्टैंडर्ड बना लिया गया। जैसे 1 किलो, तो 1 किलो का एक बटखारा रख लिया गया स्टैंडर्ड के रूप में। अब पूरे फ्रांस में 1 किलो का बटखारा उतना ही रहेगा, यानी उससे ज्यादा ना हो सकता है ना उससे कम हो सकता है। 1 मीटर कितना लंबा होगा, 1 गज कितना लंबा होगा, उसका एक यूनिट रख लिया गया, एक स्टैंडर्ड रख लिया गया। तो ये दुनिया में पहला ऐसा देश फ्रांस बना जहां वेट्स एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज किया गया। ऐसी बात नहीं है कि ये अलग अलग टाइप का वेट्स एंड मेजर्स का यूज खाली फ्रांस में होता था, ये पूरे दुनिया का प्रॉब्लम था। लेकिन सबसे पहला देश फ्रांस बना जिसने वेट्स एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज किया और एक कोड ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस किया। अलग अलग प्रकार के कानूनों का प्रचलन भी सिर्फ फ्रांस में नहीं था बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी था, लेकिन फ्रांस ने सबसे पहले कोड ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया, वेट्स एंड मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया। और नेक्स्ट है फ्रेंच वाज प्रोमोटेड। फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक फ्रांस में के अलग अलग भागों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, जिसके अंतर्गत फ्रेंच एक प्रमुख था। फ्रेंच मुख्य रूप से पेरिस और आसपास के लोग बोलते थे। पूरे फ्रांस में ये फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोला जाता था। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने फ्रेंच को फ्रांस का नेशनल लैंग्वेज बना दिया और फ्रेंच को पूरे फ्रांस में प्रमोट किया गया। पूरे फ्रांस के लोगों को फ्रेंच बोलने के लिए प्रेरित किया गया। इसी के साथ आज इफेक्ट्स यानी इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये टॉपिक आज समाप्त होता है। थैंक यू।